प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा भैया। तो आज आपके बीच हाजिर है रेलवे एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो पूरे 47 शिफ्ट में हुआ था, जिसका चौथा सेट आज लेकर आए हैं। 3 सेट मैंने आपको बता दिया है जो पूछा गया है 6 जून 2025 शिफ्ट वन का क्वेश्चन। तो चलो भैया ये रंगदार क्वेश्चन का हवा टाइट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कहता है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालो। अगर गौर से देखोगे तो हमें ये डाटा से हम भैया को लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर ए बी फॉर्मूला हम लगा दें तब भी मेरा उत्तर निकल जाएगा मजे में, ठीक है। लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, एग्जाम में पढ़ाने के लिए है ना, सारा कंसेप्ट मेरे पास चाहिए। कहता है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी दोस्त अगर क्रय मूल्य अगर 100 होगा ना तो इसका अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी 25% बढ़ाकर लिख दिया, यानी 125 रुपया लिख दिया। उसके बाद अंकित मूल्य पर वो 12% का छूट देकर बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी इस पर भैया वो 12% डिस्काउंट देकर इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि 125 का सामान वो बेच रहा है 100 माइनस 12 यानी 88% पर, यानी 88/100 पर बेच रहा है, ठीक है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं बनेगा। तो दोनों तरीका से आप इसको बना सकता था। देखो अब यहां पे थोड़ा सा समझो, यहां पे हुआ क्या, जो भी मूल्य पहले रहा होगा ना उसमें वो 2 बार परिवर्तन किया। एक बार 25% बढ़ाया, फिर 12% घटाया, तब जो मूल आया उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वही हमारा प्रतिशत लाभ या हानि होता है। यानी जब लगातार 2 बार क्रिया होता है तो वहां पे कौन लगाते हैं, एबी फॉर्मूला। तो एबी फॉर्मूला लगा दो। कहोगे 25% का लाभ तो कहोगे प्लस का 25, 12% का डिस्काउंट यानी कि कमी तो -12, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 12 300/100 यानी कि 3 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 10%। आपका आंसर निकल गया यहीं पे, ठीक है ना। आपको इतने में आपका उत्तर निकल जाएगा। लेकिन ये भी मेथड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। 100 रुपया क्रय मूल्य था, 25% बढ़ाया, अंकित मूल्य हो गया 125, इस पे 12% डिस्काउंट दिया तो 125 का 88% क्या हो गया भैया, विक्रय मूल्य। हमें यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, इसलिए अंकित मूल्य से कोई मतलब है नहीं। इसको काटोगे तो 25 25 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी चाहो तो काट सकता है यहाँ से, है ना। 20 25 100, अगर इसको करोगे तो 20 4 80 अनुपात क्या हो जाएगा, 88। यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना हुआ तो कहोगे भैया 80 का सामान 88 में बेचा, यानी 8 रुपया का लाभ हुआ। कितना में तो कहोगे 80 में, अतः 100 में कितना होगा। इसको काटोगे भैया तो 0088 कितना आ जाएगा, 10% का लाभ होगा। इससे भी आप उत्तर निकालोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजा आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना, जरूर कमेंट दीजिए भाई। यहाँ पे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है ना, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है दोस्त। कहता है किसी आंकड़े के समुच्चय का बहुलक और माध्य का दे रखा है इतना इतना, और समुच्चय का माध्य हमसे पूछा है। माध्य आपको पता है ना, बहुलक बराबर होता है, नहीं पता है, कई बार रेलवे में आया है ये दोस्त। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का। ये फार्मूला तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, -2 गुने का माध्य, ये होता है हमारा फार्मूला, है ना, जो बिल्कुल आपको दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, रहेगा भी। कहता है बहुलक भैया यहाँ पे दे रखा है 52.7, लिख दे क्या, तो लिख देते हैं 52.7 बराबर माध्य का हमें दे रखा है 65, यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्त, 65। अब माइनस हमें निकालना है 2 गुना माध्य, क्या निकालना है दोस्त, माध्य, ठीक है। ये माध्य को इधर ले आए क्या, आपको कोई एलर्जी जो है नहीं, चलो इधर ले आते हैं। कहोगे 2 गुना माध्य बराबर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो 5 या 15 के 5 बाकी 1 18 के 19, और माइनस में ये जल जाएगा 52.7। अब क्या निकाल लोगे माध्य, कहोगे जी माध्य तो हम निकाल लेंगे। अब सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कर दे थोड़ा सा आपके लिए, हाँ ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे माध्य निकालोगे तो कहोगे भैया, है ना, दशमलव देके सुनना, 10 में से 7 गया, ये आ जाएगा 3, ये बच गया 4 में से 2 गया 2, और 19 में से 5 गया 14, ठीक है भैया। और यहाँ पे है दशमलव, अब बटा में ये वाला हो जाएगा 2, इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, 1 दशमलव, है ना 1.5, ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा 71.15, 71.15, यानी कि ये ऑप्शन 71.2 लगभग मान होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, यहाँ पे मजे में देखो भाई, मजे में देखो। ये देखो अभी जस्ट पहला क्वेश्चन के जैसा ही तो क्वेश्चन है। कहता है सचिन ने वेतन पहले 16% कम किया, फिर 10% बढ़ा दिया, यानी एक ही क्रिया को 2 बार कर रहा है, लगातार कर रहा है, कर्मिक बट्टा की तरह। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे दोस्त, आंख मूंद के लगा देंगे ए बी फार्मूला।
ठीक है, क्योंकि अंकित वेतन, अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना है, परिवर्तन ही तो पूछ रहा है। कहोगे 16% कम किया सर तो -16 कर दीजिए, 10% बढ़ाया तो +10 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 दहां को 160/100 कर दीजिए, यानी 1.6 हो जाएगा। यानी आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, -16 + 10 कहोगे तो -6 और -1 -7.6%। माइनस बता रहा है, कमी हो रहा है कितना का, 7.6% का, 7.6%, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये घन दे रखा है, ये कहता है भैया एक घन है। लो भैया मैंने एक घन पहले बना दिया, बेसिक से समझो ना भाई, आपको मजा आने वाला है। एक घन बना दिया जिसकी भुजा कितना है दोस्त, 8 है, जिसकी भुजा कितना है, 8 है। आप ही बताओ, कहता इससे एक बड़ा से बड़ा शंकु काटा गया है। शंकु काटोगे तो निचलौका जो इसका वर्गाकार भुजा है उसमें से ये वृत्ताकार ऐसे रहा होगा, है ना, और ये वाला शीर्ष यहां तक गया होगा, यही तो शंकु कटा होगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त हमारा, ये जो हमारा शंकु होगा बिल्कुल इस प्रकार का शंकु रहा होगा। आई बात समझ में। अब देखो तो ये शंकु का जो निचलौका बेस है, जो वृत्ताकार है, उसका व्यास कहीं ना कहीं ए वाला रहा होगा, दोनों भुजा को टच करते हुए, यानी 8 रहा होगा। यानी कि इसकी त्रिज्या कितना रहा होगा दोस्त, 4 रहा होगा। यानी इसकी त्रिज्या भैया कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक, यही तो इसकी ऊंचाई रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी ऊंचाई यानी कि कितना रहा होगा भैया, 8 रहा होगा। ये ऊंचाई कितना रहा होगा इसका, 8 रहा होगा। बस यही शंकु काटा गया है। आपसे पूछता है कि शंकु का आयतन भैया हमको बता दो। आयतन आप सबको पता है ना कि 1/3 पाई r² h होता है, सब लोग जानते हैं इसको। अब आप ही बताओ कि 1/3 गुने पाई का मान क्या ले लें भाई लोग, 22/7। आर हमारा हो जाएगा 4 गुना 4 और एच हमारा हो जाएगा कितना भैया, 8। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। नीचे सब में 21 है, यानी काटने की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर नहीं काटोगे दोस्त तो इसको गुना भाग करके दशमलव में बदलना होगा, है ना। तो कहोगे 4 × 16 28 से, है ना, 128 हो गया, 16 28 से गुना क्या करोगे दोस्त, 22 करोगे। गुना क्या करोगे, 22 करोगे। करने आता है गुना, कहोगे जी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दू 10, 10 दूनी 20, 1 21 के 1 बाकी 2, 2 1 3, 3 दूनी 100 और 2 8, ठीक है ना। ये होगा 1 का दुगना 2 बटा हो जाएगा 21। बस यही तो होगा। गुना करने आता है ना, कोई भी संख्या का रिपीटेशन से बने संख्या से गुना कैसे करते हैं आपको पता होनी चाहिए। अब 2816 में अगर 21 से भागा दोगे भैया, भागा जाएगा 1 मरतबे, बच जाएगा 7, 1 बाय 21 63, 3 बार जाएगा 21 63। यहाँ पे ध्यान देना, है ना, 281 इतना में भागा अगर 21 से दोगे दोस्त तो जाएगा भागा 1 बार में, ये बच जाएगा 7, है ना। ये 3 बार में 21 63, 11 में से 3 गया 8। अब उतरेगा भैया 6, तो तुम कहोगे 2184 ये आ जाएगा, यानी अंतिम शेष 2 आ जाएगा, 134.2/21। आपका अगर कोई ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो, 134.2/21। कहोगे जी सर हमको दिखाई दे रहा है ए में, तो ए में टिक आउट मार दो। कहीं कोई दिक्कत है दोस्त तो बता देना, कहीं को समझने में दिक्कत है, कठिनाई है तो समझाना। यहाँ पे 22 से मैंने गुना किया है, आप सबको आना चाहिए। 222 से, 333 से, ऐसा रिपीटेड संख्या से गुना करना सबको आना चाहिए। अब यहाँ देखो तो इस क्वेश्चन को कहता है पहली 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। लो भैया पहली 10 संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य किसको कहते हो सबको पता है, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 14 15 16 नहीं, 17, 17 के बाद 18 19, 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 24 25 26 27 28 29 के को हुआ। देखो तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हो गया, है ना। ये 10 वो अभाज्य संख्या का हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है भैया, औसत निकालना है। याद रखना अभाज्य संख्या में कोई भी, है ना, सीक्वेंस नहीं बनता है। कभी अंतर 1 का हो जाता है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी कुछ और का। अतः मजबूरी में जब अभाज्य संख्या का औसत निकालना होता है तब बिल्कुल हम यहाँ पे सबको जोड़कर में, यानी कि जो बेसिक तरीका है ना उसी से इसको हम निकालते हैं दोस्त, उसी से हम इसको निकालते हैं। सबको जोड़कर उसकी संख्या से क्या करते हैं दोस्त, भागा दे देते हैं, है ना। इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। हाँ यहाँ के बाद तुम चाहो तो C9 लगा सकते हो, आपकी मर्जी, C9 लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत
नहीं है ना। C9 लगाओगे तो आपका उत्तर सेकंडों में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 है 2 5 5 10 यानी कि 1 1 7 8 8 है 1 9 मतलब 0। 1 1 2 3 2 5 5 1 6 713 यानी कि 4 4 1 5 9 मतलब 0। 5 2 7 7 3 10 यानी कि 1 2 1 3 कितना आएगा दोस्त? 3 आएगा। कहोगे सर ये 9 को छोड़ दिया, 9 मतलब 0 तो होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब 3 किसका आता है तो कहोगे 8 1 9 भैया इसका 5 आ रहा, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। 3 4 1 5 ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। 6 1 7 ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा, है ना। 9 मतलब 0 2 1 3 आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन बचा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। और चाहता तो इसको बना भी सकता, बनाना भी आसान था, बनाना भी कोई कड़ा काम नहीं था, है ना। मैंने इसको C9 से निपटा लिया दोस्त, आप इसको बना लोगे। C9 यानी कि डिजिट सम भी लोग कहते हैं। अब देखो अगर इसको बेसिक से बनाता क्या करता, कहता 3 2 5 5 10 7 17 1 18 3 21 21 7 28 28 9 9 8 37 37 3 40 40 9 49 के 9 बाकी का 4 4 1 5 6 7 8 2 10 2 12 ये आएगा। अब बटा में 10 आएगा यानी 12.9 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो चाहो तो बेसिक से बनाना भी आसान था, आपकी मर्जी, है ना। रसगुल्ला दोनों हाथों में तो है ही, जिस हाथ से रसगुल्ला खा लो, है ना भैया। चलिए ये सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि इसको हल करो। हल करना दो भैया, कहोगे 4 1 5 5 में से 5 गया 0 और 0 में भैया 9 से भागा दोगे ना तो ये भी मान हो जाएगा 0 और 0 में भैया 7 से गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा 0 और 127 में 0 घटाओगे तो 127 तो आने वाला है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्या करना था इस क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x - 13 x - 26 और 1 से भैया, यानी इसका कहने का मतलब इसका भुजा x है, एक है x - 13 और एक भुजा है x - 26, ये कह रहा है ना। तो इसका भैया एरिया बता दो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर भैया इसका एरिया निकालने के लिए बैठेंगे ना तो मेरा अच्छा खासा वक्त को ये खा जाएगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है, जिसको पहले हमें क्या करना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पर बैठाकर इसको हल करके x का मान निकालेंगे, उसका भुजा, उसके बाद एरिया, जो अच्छा खासा वक्त खा लेगा। अगर आपके पास समय का अभाव है ना, बिल्कुल लास्ट चरण में चल रहे हैं, समय नहीं है, तो एक बात बिल्कुल याद रखना जो 99% क्वेश्चन में आपको लागू होगा कि समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है ना वो 6 का मल्टीपल होता है ना। हमेशा वो 6 से कटने वाला आएगा, लेकिन 1% अपवाद भी होता है, कुछ एक आध दो ऐसा होता है ट्रिपलेट जिसमें इसका एरिया 6 का मल्टीपल नहीं होता, लेकिन 99% में 6 का मल्टीपल होता है। बस इसके आधार पे उत्तर निकाल लेना। तो इसका एरिया पूछा तो इसका एरिया 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल का मतलब भैया 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से चेक करोगे तो ये संख्या तो कटेगा नहीं, अतः मेरा उत्तर होगा नहीं। 3 से देखो तो 2 1 3 इसका आ रहा है, एक शेष बच रहा है, ये भी नहीं भैया 3 से कटेगा, यानी कि शेष भी नहीं कटेगा। यहाँ देखो 1 1 2 आ रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी शेष नहीं कटेगा, तो भी इसका एरिया नहीं हो सकता। यहाँ देखो 4 1 5 1 6, हाँ भैया ये 2 और 6 दोनों 3 दोनों से कट रहा है, अतः शेष भी कटेगा, अतः ये एरिया हो सकता है। अगर समय का अभाव है तो ऐसे करके निकल जाना। अगर आपके पास समय है दोस्त तो यहाँ पे ध्यान देना, एक कंसेप्ट मैं और बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, बेसिक तरीका ध्यान देना। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ट्रिपलेट में एक इकलौता ट्रिपलेट 3 4 और 5 ऐसा ट्रिपलेट है ना जिसमें दो लगातार पदों का अंतर बिल्कुल समान होता है, यानी एकक होता है, यानी समान होता है, यानी कह सकते हैं एपी में होता है, यानी समानांतर श्रेणी में होता है। अगर गौर से देखो ये जो डाटा दिया है इसमें देखो तो क्या ए दोनों का अंतर आपको 13 नजर आ रहा है, कहोगे जी। ए दोनों का अंतर आपको 13 नजर आ रहा है, कहोगे जी। यानी दो लगातार का अंतर यहाँ पे समान आ रहा है, यानी बिल्कुल ये एपी में है। एपी में केवल एक ही ट्रिपलेट होता है, वो होता है 3 4 और 5। 3 4 और 5, यानी ये होगा हमारा 3, ये होगा हमारा 4, ये होगा हमारा 5, इसी का मल्टीपल होने वाला है। अब यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, 13 13 13 से गुना करोगे दोस्त तो 13 39 हो जाएगा, 13 से गुना करोगे 13 52 हो जाएगा, 13 5 क्या हो जाएगा 65। क्या यही ट्रिपलेट की बातें कर रहा था? देखो तो ये दोनों का अंतर क्या 13 आ रहा है, कहोगे जी। ये दोनों का अंतर क्या 13 आ रहा है, कहोगे जी। बिल्कुल स्पष्ट है, इसी की बात वो कर रहा था। अतः क्या तुम एरिया नहीं निकालोगे? एरिया बराबर 1/2 गुने लंबवत भुजा का गुणनफल, ये तो कर्ण हो गया, लंबवत भुजा ए वाला है, ए वाला है, यानी कि 39 गुना 52 कर दोगे भैया, इसको काटोगे तो 26 बार में कट जाएगा। ये दोनों को गुना करोगे 9 × 54 के 4, बाकी का हो जाएगा 5, 18 18 36 और 5 41, एक बाकी 4 6 और 4 कितना होगा भैया 10, 10 और 14 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगर इस पे नहीं बैठता तब फिर मेरे पास एक ही उपाय था, क्या, लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी ये दोनों के वर्गों का योग के बराबर कर देना होता, इसका वर्ग के हल करके एक का मान निकालता, आगे की कहानी करता। चलो भैया या इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है भैया इसका मान किसके बराबर है। कोई बात नहीं, अगर गौर से देखो तो जो डिजिट है ना वही डिजिट चारों ऑप्शन में भी है, यानी कहीं ना कहीं ये दशमलव से खेल करके हमसे खेला कर रहा है। तो कहो ना दशमलव का 1 2 3 4 5 6 अंक, दशमलव का कितना अंक है भैया, तो 6 अंक है। गौर से देखो 1 2 3 4 5 6 अंक किसमें है, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है, हाँ भैया हो सकता है। 1 2 3 4 अंक है, नहीं होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमसे किस ढंग से ये आंख मिचौली खेला था। आगे देखो तो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन को ये भैया लोग क्या कहता है एक आयताकार खेत है भैया जिसकी लंबाई 169 और चौड़ाई 154 दे रखा है। इसकी एरिया एक वृत्ताकार खेत के एरिया के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं वृत्त की बात करें तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, ये वृत्त होता है ना, इसका एरिया की बात करोगे तो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आइए वृत्त का एरिया जो है ये आयत के एरिया के बराबर है जिसकी लंबाई 169 और चौड़ाई 154 है, यानी इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी ई गुने यू होगा, यानी कि इसका एरिया यहाँ तो निकल गया 169 गुना 154। बात आई समझ में। कह रहा है वृत्त का एरिया आयत के एरिया के बराबर है, आयत का एरिया 169 गुने 154 हो गया, तब वृत्त का एरिया भी है ना यही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब हल करके क्या आर का मान निकाल लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे जी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 169 गुना 154 गुना पाई, है ना, बटा में चल जाएगा, नहीं बटा पाई हो जाएगा, तो 22/7 7/22 कर देते हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझ में तो नहीं होगा, है ना। ये भैया 7 बार में कट जाएगा तो आर का मान हो जाएगा स्क्वायर होगा तो 169 का वर्गमूल 13, 2 को 7 है तो 1 को 7 ले लोगे भैया, आ जाएगा 91। आई बात समझ में। आगे बढ़े, कहानी को आगे लेकर जाए। कहता है कि हमको वृत्त का परिधि बता दो जो होता है 2 पाई आर। क्लियर है, हमसे पूछा भैया कि वृत्ताकार खेत का परिधि बता दो जो होता है 2 पाई आर। अगर यहाँ पे करोगे 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान निकाल चुका है 91, यहाँ पे लिख दोगे 91, 63 91, ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। अगर गौर से देखोगे यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया 12, है ना, यहाँ पे इकाई अंक पर खेला खेलोगे तो 2 दूनी 4 तिया क्या हो जाएगा 12, यानी आपका उत्तर जो भी आएगा उसका अंतिम अंक 2 होगा। इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, आपका सिर्फ डी का आंसर हो जाएगा। गुना करना है तो कर लोगे, आपकी मर्जी, आपके पास समय है तो कर सकता है भैया। आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे गौर करो, कहता है 68 x और 272 के बीच मध्यानुपाती है, यानी इसको कहने का मतलब यह है कि 68 जो है ना x और 272 के मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती आपको पता है ना, मध्यानुपाती √AB होता है, यानी इसको कहने का मतलब है कि 68 बराबर है √AB, यानी x गुना 272। ये बात आप सबको पता है, जानते भी होगे। दोनों वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा दोस्त 68 गुना 68 बराबर हो जाएगा x गुना 272। अब काट कुट करके आंसर निकाल लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 68 गुना 68 अब बटा का 272। काटो भैया, है ना, बिल्कुल जैसे मर्जी जैसे उड़ा दो। 4 से तो कट रहा है ना, 6 4 24 8 4 32, 4 से 17 4 68, ये भी 68 से कट गया। आपका उत्तर बिल्कुल हंसते खेलते दौड़ते हुए आ गया ऑप्शन ए में। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना। समझना क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसी वजह से सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, अंग्रेजी का लेता तो क्वेश्चन अटता ही नहीं। कहता है नीचे थोड़ा सा कर ले इसको, हाँ भैया कर लेते हैं। कहता है यहाँ पे कि मनोज के पास 200 लीटर ए प्रकार का तेल है और 274 लीटर बी प्रकार का तेल है। वह कई समान कंडक्टरों में, यानी कि डिब्बा, कई गो डिब्बा लाया है, उसमें दोनों प्रकार के तेल को भरता है। इस प्रकार की प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो, ऐसा ना हो कि कड़वा तेल में, है ना, करासन का तेल हम डाल दें, और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हुए हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंडक्टर का अधिकतम आयतन भैया हमको बता दो। जो ही अधिकतम आ गया
कहीं ना कहीं ये HCF की बात कर रहा है। बस दोनों का HCF निकालना है, यानी 200 और 274 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या को काट देता है। अगर गौर से देखो, है ना, 8 को यहाँ पे देखो तो 8 से क्या दोनों कट रहा है, 8 या 24, नहीं भैया ये वाला नहीं कट रहा है। 2 से तो दोनों कटेगा ही कटेगा। 3 से देखो भैया ये नहीं कट रहा है। 10 से देखो भैया ये नहीं कट रहा है ना, यानी इसका मासा कहीं ना कहीं 2 होने वाला है, जो ऑप्शन बी में है। आई बात समझ में तो बोलो हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझा दूं आपको। यहाँ पे समझना है ना, आपको 2 प्रकार का तेल है, एगो 200 लीटर है दोस्त, और दूसरा प्रकार का तेल जो आपको दिया हुआ है वो 274 लीटर है। तुम क्या कर रहा है कि इस प्रकार से बहुत सा बर्तन ला रहे हो। क्या ला रहे हो भैया, बर्तन ला रहे हो, बहुत सा आपके पास बर्तन आया और तुम करते हो दोनों तेल को, है ना, बराबर बराबर माप का बर्तन है। अब ये बर्तन का अधिकतम माप क्या होना चाहिए, ये बर्तन का अधिकतम माप क्या होना चाहिए, ताकि ए वाला भी डालें तो पूरा पूरा आ जाए, ए वाला भी डालें तो पूरा पूरा आ जाए, यानी वो अधिकतम माप बताना है वह वाला जिससे कि इसमें भागा दो तो पूरा पूरा कट जाए, इसमें भागा दो तो पूरा पूरा कट जाए, और दोनों को भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, यानी दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या और दोनों को काटने के वाला बड़ा से बड़ा संख्या होता है, HCF होता है, यानी ये दोनों का HCF ही तो निकालना था। चलो कोशिश तो किए समझाने का, अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो हरे कृष्णा हरे राम कर लो, बस आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो तो ये वाला क्वेश्चन को कहता है 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे कि यदि 350 रुपया की राशि 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो ESI बताओ, साधारण ब्याज बताओ, यानी ESI बताओ। ESI बराबर सबको पता है RT प्रतिशत होता है ना, यानी 350 रुपया का क्या निकालना है, RT, यानी 20 गुना 1.5 यानी कि 30%, यही तो होगा, है ना। RT यानी कि ये गुना करोगे कितना होगा, 20 गुना 1.5 यानी 30%। 30% का मान निकालोगे 35 या 75 से 105 रुपया हो जाएगा, 105 रुपया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या, हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। ये कहता है कि दिए गए प्रश्न का समानांतर माध्य निकालो, यानी माध्य निकालना है। माध्य तो सबको पता है ना, क्या होता है, प्रश्नों का योग बटा संख्या होता है ना। तो यहाँ पे भी चाहो तो आप ये काम कर सकते हो, C9 सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट के आधार पे भी उत्तर निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना, या बेसिस से भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, बटा 9 होना है, यानी हर में 9 आ गया तो C9 तो बिल्कुल नहीं लगाओगे तुम, बिल्कुल इससे कट गया। इकाई अंक पे आप चेक कर सकते हो, चलो देख करते हैं। 8 है 1 9 9 0 9 9 3 12 12 7 19 19 7 26 26 4 30 30 30 0 30 30 9 39 के 9, बाकी रह गया 3। ठीक है भैया, अब यहां से इकाइयां निकालोगे तो अंतिम में क्या आएगा भैया, तो कहोगे 1 आएगा, 1 आएगा। 1 इसका नहीं, इसका नहीं है ना, यानी यहाँ पे 2 को ऑप्शन मिल गया, फंस गए, आगे हमको बढ़ना मजबूरी है तो बढ़ जाते हैं, है ना। तो कहोगे 3 2 5 4 9 9 15 15 5 20 20 3 23 23 26 26 7 33 33 9 42 3 45, कितना होगा, इतना होगा। ठीक है भैया, अब इसको काटोगे 9 5 45 एक बार, यानी 51 हो जाएगा। 51 का मतलब डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा। इकाई अंक का चेक करो तो अलग से मत चेक करो, साथ में चेक करो कि अगर इकाई अंक में वैसा ऑप्शन फंस जाना तो बस उसी क्रिया को आगे बढ़ाकर हम कर लें, अलग से फिर दोबारा इकाई अंक को जोड़ने की आवश्यकता न पड़े। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को भी देख ही लिया जाए, ये बच्चा क्या कहता है ना। एक क्वेश्चन क्या तूफान मचा रहा है, कहता है 17,700 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताओ, यानी CI और SI के बीच भैया हमें अंतर निकालना है। मूलधन कितना है, 17,700 का क्या होगा भैया, तो 2 वर्ष का CI SI का अंतर होता है R² बटा 100, सबको पता है R² बटा 100% होता है, तो 416 बटा 100 यानी कि 0.16% होगा, क्या कहेंगे जी। अब यहाँ के बाद मेरे पास 2 रास्ता खुलता है, एक रास्ता खुलता है C9 का और दूसरा है इसको हल करने का। हल करना भी आसान है क्योंकि 16 का टेबल तो सबको आता होगा, गुना करना बहुत आसान है। चलो पहले C9 से इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। अगर C9 से देखोगे दोस्त तो आ जाएगा 7 7 14 5 1 6, कितना आएगा, 8 7 15, यानी कि ये भैया 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 8 7 15 6 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, है ना। 7 का 42 यानी कि इसको गुना करोगे तो 42 मतलब 6 आ जाएगा, उत्तर आपका क्या आएगा, 6।
देखते हैं 7 2 9 मतलब 0, 6 2 8 आ रहा है, ये उत्तर तो नहीं होगा। 8 1 9 ये आ रहा है 3, ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ देखोगे तो कहोगे 10 यानी कि 1 4 4 2 6 आ रहा, हाँ ये उत्तर हो सकता है। यहाँ देखो 4 2 6 3 9 मतलब 0 ये आ रहा है 3, ये भी उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? सी 9 से आपका निकल गया। लेकिन इसको गुना करना भी कोई हार्ड नहीं था, इसको गुना भी किया जा सकता था। परसेंट से भैया ये 2 शून्य कट गया, 16 का टेबल पढ़ जाओ। 16 बलोतर से 11 का पर दू यानी 11 बाकी रह गया। 16 बलोतर से 11 का पर दू यानी ये 3 12 है ना, 3 12 बाकी रह गया। फिर को 16 एकम 16, 16 वाला क्या हो जाएगा? 28। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है यानी इतना रुपया होगा, 28.32 होगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं बी में सी में है। ठीक है भैया, इस ढंग से इसको उड़ा लोगे। चलिए भैया बात करते हैं इस क्वेश्चन का। कहता है हल करो भैया, घनमूल से लेकर छठा मूल, चौथा मूल, वर्गमूल सब है। चलो यहां से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 729 की बात करोगे तो 9 का घन होता है। क्या होता है ये? 9 का घन यानी 3 का क्या होगा? पावर 6 होगा कि नहीं? यानी इसका छठा मूल निकालोगे तो 3 होगा, 6 गो में से 1 गो निकालना है ना। चलो ये होगा 3। अगर इसका निकालोगे तो क्या होगा दोस्त? इसका निकालोगे तो कहोगे चौथा मूल है, तो पहले इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करो। 6 5 5 3 6 है ना, तो ये 36 है ना। 2 खंड में तोड़ते हैं ना पहले, तो 36 का यानी कि या तो 6 होगा या 4 होगा, इकाई अंक। अगर इसको देखो तो 25 के जस्ट बाद है यानी कि 10 25, ये भी हो जाएगा 25 यानी 254 या 256। 256 ही होगा, 254 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल फिर निकलेगा नहीं। यानी इसको तुम लिख सकता है भैया 256 गुना 256 यानी 16 गुना 16 256 गुना 16 गुना 16 लिख सकता है। इसका चौथा मूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करो तो इसका घन तो सबको पता होगा 18 होता है। और इसकी बात करें दोस्त, इसकी बात तो अगर निकालने आता है तो बहुत बढ़िया बात है। 64 है अंत में, तो कहोगे 2 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है ना, इकाई अंक होगा। अगर 17 को देखो तो 416 के जस्ट बाद है यानी कि इसका वर्गमूल या तो 42 होगा या 48 होगा। अब देखो 45 का वर्ग भैया होता है 225। क्या होता है? 225 है ना। 225 से कम है तो कम का होगा यानी इसका वर्गमूल कितना होगा? 42 होगा, है ना। इस ढंग से इसको निकाल लोगे। अब इस सबको क्या करना है? आपको जोड़ना है। जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना भैया। तो कहोगे यहाँ पे 8 2 10 16 3 19 के 9 है ना, बस उत्तर आपका निकल गया ए। अब क्या आगे क्या देखना बाकी? 1 5 6 7 समझा बात को, यही करना था इसमें। आगे देखो अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए वाला भैया, तो ये कहता है जब x को इतना 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 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो वह क्रम संख्या समानुपाती हो जाती है ना। समानुपाती हो जाती है, सबको पता है। फिर कहता है इसका तो y का मान निकालो। कोई बात नहीं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऊपर कर ले थोड़ा सा आपके लिए, है ना, ताकि हमको जगह मिल जाए बताने का। गौर से यहाँ पे समझो। यहाँ पे संख्या दे रखा है हमारा 22 है दोस्त, फिर आपका 26 है, उसके बाद 19 भी है और 21 भी है। ठीक है, पहले ये दोनों में क्या करते हो? कहता है क्या जोड़ा जाए, है ना। ऐसे तो कहा है कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, लेकिन हम कहते हैं क्या जोड़ा जाए, क्या समानुपात में हो जाए। तो कहोगे भैया 26 में से 22 गया 4, 21 में से 19 गया 2। क्रम देखना, इधर से इधर घटाया तो इधर भी इधर से घटाना। उसके बाद ए वाला से हम गुना करते हैं इसका पहला पद में, तो ए वाला से भी करेंगे भैया इसका पहला पद में। ये दोनों के पहला पद, ये दोनों के पहला पद। अगर इससे पहला पद में तो इससे भी इसका पहला पद में, तो हो जाएगा 19 4 76, है ना। 19 4 76 और 22 दूनी 44। ये होगा भैया, इसका अंतर निकालना होता है बटा में। चूंकि 1976 में से यानी इसमें से ही घटा रहे हो, तो यहाँ भी इसमें से घटाना यानी 2 में से 4 को घटाना। आगे चलें, यहाँ पे आ जाएगा भैया ये 2, ये आ जाएगा 3, अब बटा का आ जाएगा -2। हल करोगे आ जाएगा -16 यानी x का मान क्या आ जाएगा? -16। कहने का मतलब है कि -16 इस चारों में जोड़ने पर या समानुपात में होगा। ये कहता था x जोड़ने पर ये समानुपात में हो रहा है, यानी x का मान क्या आ जाएगा दोस्त? कह दोगे -16 आ जाएगा। आगे की क्रिया यहाँ पे आप समझो। आगे क्रिया क्या करना था? कहता है 2x 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 और ये वाला 2x बाई 4x y, ये वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2x यहाँ पे x का मान -16 रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 32 हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा 22, अनुपात हो जाएगा 22। यहाँ पे 16 रखोगे तो 16 64 -64 और 8 72 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 72 हो जाएगा। गौर से समझो, मैंने x का मान यहाँ पे पुट कर दिया, तो 16 दूनी 32 हो गया, 22 यहाँ पे 16 करोगे तो 16 64 -64 और -8 कितना हो जाएगा? -72। यानी कहीं के मतलब हो जाएगा
कि बाई बराबर या बाई स्क्वायर बराबर तुम कह सकते हो भैया कि -72 और गुना का -32 हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी बाई का मान हो जाएगा दोस्त √72 और गुना 32, है ना। इसको अब हल करोगे तो कहोगे 9×8 = 72, इसको तोड़ सकते हो भैया 9×8 = 72, आई कहोगे 8×4 = 32, इसका बहुमूल निकालोगे तो हो जाएगा 3, 2 को 8 में से 1 को 8, 4 का वर्गमूल 2, यानी हो जाएगा 16 × 48। आपका प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कहीं कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ये कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो इसको बनाना बहुत आसान था, अन्यथा फिर आप भटक के रह जाओगे, है ना। यहां देखो किसी अज्ञात संख्या के 3 गुना, अज्ञात संख्या अगर दोस्त x मान लिया जाए तो कहता है x का 3 गुना यानी कि 3x में से 24 घटाओ। हाँ भैया 24 घटा दिए, में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 प्राप्त होता है। ये वाला अंतर कितना आता है 258 होता है। तो अज्ञात संख्या यानी x का मान आपको बताना है। क्या करोगे 8 में से 4 जाएगा 4, अब 25 में से 2 जाएगा 23, यही तो होगा। यानी x का मान हो जाएगा भैया, यहाँ पे काटोगे 7 × 21, 8 × 24 यानी 78 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, है ना, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है तो वह इतना रुपया बचाता है। यहाँ 40 खर्च करता है तो बचाता कितना भैया 60% बचाता है, ऐसा कह सकते हो क्या जी। उसकी आय बताओ, तो तुम सीधे कहोगे यहाँ पे 60% का वैल्यू इतना है तो आय कितना होगा, तो कहोगे 40,000, है ना। ऐसे बना लोगे, या ऐसे भी कर सकते हो कि 24,000 रुपया बचाता है वैल्यू के रूप में और अनुपात में बचाता है 60%। हमसे पूछता है आय यानी जो होता है 100%। यहाँ पे हल करोगे दोस्त, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये आपको कर जाएगा 4 बार में तो आ जाएगा 4 पर 4 को 0, ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भैया तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 को। कहता है एक विक्रेता 7 नींबू 1 रुपया में खरीदता है। देखो 7 नींबू की बात क्या खरीद रहा है 1 रुपया में, 40% लाभ पर बेचता है तो 1 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा। तो सबसे पहले ये 7 नींबू का तुम विक्रय मूल्य निकालो। कैसे निकालोगे भैया, तो 1 रुपया क्रय मूल्य है, उसमें होल वैल्यू से सीधा गुना कर दो, तो होल वैल्यू 40% लाभ यानी कि 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20 25 100, 7/5 हो जाएगा, यानी 7/5 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। नहीं के नींबू का तो 7 नींबू का, तो तुम इसको ऐसे नहीं कह सकते हो क्या कि 7/5 रुपया में बेच रहा है दोस्त 7 नींबू, ऐसा कह सकते हो ना, क्योंकि 7 नींबू का ना विक्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा, तो कहोगे भैया 7/7 बाई क्या कर दोगे 5, यानी के नींबू बेचेगा 5 नींबू, जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आपकी इजाजत होता तो देखो आगे भी बढ़ के देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को भी, है ना। ए वाला कहता है एक आदमी को 21 घंटे में 327 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हाँ भैया मान लिए कि 21 घंटा मेरे पास समय है और 387 किलोमीटर जाना है। वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगा। हमको तो सर बताए हैं चाल बराबर एक ही फॉर्मूला जो होता है दूरी बटा समय। चलो हमको शेष दूरी की बात किया है, टोटल दूरी इतना जाना था, इसमें से 2/3 भाग, है ना, 5/7 समय में तय कर लिया है, यानी कि 2/3 तय कर लिया है, तो दूरी शेष बच कितना रहा है, कहोगे 387 का 2/3 तय किया है तो 1/3 बच रहा है। 1 में से 2/3 को घटा लिए, 1 में से 2/3 को घटा लिए, कितना बचा 1, इतना दूरी बच रहा है। बटा समय कितना बच रहा है भैया, तो समय था मेरे पास 21 घंटा, अब 5/7 समय यूज कर लिए हैं, तो समय कितना बचा, 1 में से घटा लो तो 2/7 बच रहा है, या किसका 21 का, तो 21 का 2/7 मेरे पास समय बच रहा है। अब इसको हल कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा, हंसते खेलते दौड़ते कूदते आपके पास, है ना। देखो 3 से कट जाएगा, 12 × 36, 9 × 27 कट जाएगा, क्या कहोगे जी। अब यहाँ पे 7 × 21 ये भी कट जाएगा, यानी आपका उत्तर आ गया 129/3 गुना 2, और कट रहा है क्या, कहोगे जी 3 से कट रहा है, 4 × 12, 3 × 9, यानी काटोगे तो आ जाएगा 21 दूनी 42, 21.5, 21.5, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात पहले भी कह चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ डाटा में अंतर था, तो ये बात पहले भी आप सीख गए होंगे। यहाँ देखो ए और बी, ए कार्य को क्रमशः 25 और 18 दिन में करता है। लो भैया लिखना
मत भूलो, जैसी क्वेश्चन दिखाई दे बस अपना आंकड़ा अपनी भाषा में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ए और बी एक कार्य को 2518 दिन में कर सकता है, ये अकेले 4 दिन कार्य करता है और काम छोड़ देता है, ये बात की कहानी है। पहले हमें क्या करना चाहिए, कुल काम निकाल लेना चाहिए। कुल काम कितना होगा, 25 गुना 18 होगा, है ना। 18 25 90 के शून्य बाकी 9, 18 दूनी 36 अनो 45 यानी कि 450 होगा, ठीक है भैया। ऐसे भी 25 दहा को 250 और 25 8 200, 250 200 450 होगा। अब यहाँ पे एक दिन का काम जो इफिशिएंसी होता है भागा देकर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 25। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणनफल तुमने कुल काम लिया है। अब यहाँ पे अब आगे की कहानी यहाँ पे शुरू होता है, जो करना है आपको। कहता है ए अकेले 4 दिन काम किया है और उसके बाद काम छोड़ दिया क्योंकि वो ऊपर पहुंच गया भगवान के पास, ठीक है। तो 4 दिन जब एक काम किया होगा, 4 दिन किया होगा और एक दिन में ये 18 काम करता है तो 4 दिन में 1872 काम भैया ये निपटा दिया होगा। बचा कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7 यानी 378 काम शेष बच रहा होगा। तो यही शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये शेष काम बच रहा है, अब बी एक दिन में करता है 25 काम, तो इसको करने में कितना दिन लेगा, तो कहोगे 378 भागा 25, इतना दिन का समय लेगा। बस यही मेरा उत्तर हो गया। अब इसको हल कर दोगे, हल कैसे करोगे भैया, ऑप्शन तो सब पूर्णांक में है, ऑप्शन क्या है, पूर्णांक में है, लेकिन हर में 25 है, हर में 25 इसका नहीं, इसका नहीं, है ना, ये दोनों का है। तब तो भैया मजबूरी हो गया हमको, थोड़ा सा देखना, है ना। 25 एक बार जाएगा 25, एक बच जाएगा भैया 12, 12 12 पर उतरेगा 8, 25 25 25 से, है ना, बाकी बच जाएगा 3, 3/25। देखो तो कोई में है, यही मेरा प्रश्न का उत्तर होने वाला है, 15.3/25 यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 21 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को भी। अगर 22 की बात कहें तो कहता है 10 प्रश्नों का औसत 40 है। हाँ भैया, 10 वो संख्या जिसका औसत कितना है, 40 है। बाद में ये पता चला कि प्रेक्षण को 50 के स्थान पे आपने पढ़ लिया था 33, 50 के स्थान पे पढ़ लिया था 33, यानी कहने का मतलब यह है कि एक प्रेक्षण 50 था जिसको तुमने पढ़ लिया था 33, यानी 50 माइनस 33, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17 कम पढ़ लिया था। यानी कि औसत में अगर देखा जाए, औसत में अगर देखा जाए तो कहोगे 17/10 यानी कि 1.7 तुमने कम पढ़ लिया था, है ना, कम लिख दिया था, ऐसा भी कर सकते हो। तो यानी कि आपका सही औसत क्या होगा, यही तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि सही औसत क्या होगा। तो दोस्त तुम्हारा औसत रियल में आ रहा है कितना, 40 आ रहा है, तुम निकाला है तो, लेकिन इसमें गलती भी किया है। गलती क्या किया है कि औसत 1.7 कम लिख दिया है, यानी कि इसको मैं 1.7 ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 41.7, जो आपका सही औसत होगा। बस 41.7 यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत प्रचलित कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानता होगा, है ना। तो जानता है तो इस क्वेश्चन को भी जानता होगा भाई। देखो तो जाना पहचाना सा हाउस पाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्या कहोगे जी। एक पाइप एक टंकी को 21 मिनट में भर सकता है भैया, चलो 21 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप उसी पाइप भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। लो भैया, ये 24 मिनट में इसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ टंकी में चालू कर दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा मिनट में। पहले तो कुल निकालो, कुल निकालोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों का एफिशिएंसी आएगा, गुणनफल एलसीएम आएगा, है ना। तो 7 गुना 3 8 गुना 3, 8 से गुना करो, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा दोस्त, है ना। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 168। मैंने कुछ नहीं किया, देखो 21 में है 7 और 3 और 24 में है 8 और 3, 3 कॉमन है तो एक गुना लोगे तो 7 21 8 68 से मैंने किया। अब 21 से भागा दोगे दोस्त क्या बच जाएगा तुम्हारा, 8 बच जाएगा। अब 24 से भागा दोगे दोस्त क्या बच जाएगा, आपका 7 बच जाएगा। बस आपका कहानी खत्म हो गया। अब आगे की कहानी यहाँ पे शुरू होती है। आगे की कहानी शुरू ये होती है कि पूरा काम का 1/4 भाग करना है आपको, यानी पूरा टंकी का 1/4 भरना है ना। तो इसका 1/4 भाग भरने में पूछ रहा है, तो इसका 1/4 तो हमको निकालना होगा ना। कहेंगे जी 416 4 दुनिया यानी कि 42,
कितना भैया 42। 42 टंकी भरने में दोनों जब एक साथ चालू होगा तो कितना समय लेगा, जबकि 1 मिनट में दोनों चालू होगा तो 8 में से 7 गया, 1 टंकी भर रहा है तो 42 टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो कह दोगे 42/1 यानी कि 42 मिनट का समय लेने वाला है। 42 मिनट का समय लेने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपको नहीं हमको तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में दे रहा है। डी को टिक आउट मार दो। हमें लगता है ये बात तो आप पहले से भी जानते होंगे। आगे देखो ये क्वेश्चन को, है ना भैया, ये वाला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लंबा चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है 1 + sin × 1 - sin। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, हल्का भी ध्यान दोगे तो a + b × a - b के फॉर्म पर है, यानी कि ये हो जाएगा a² - b² यानी कि 1² - sin², और 1 - sin² बराबर होता है cos²। डायरेक्ट इसको लिख सकता है तुम cos² थीटा। हमें लगता है ये बात आप जानते होंगे। उसी ढंग से यहां से भी देखो तो ये वाला की कहानी, और a + b × a - b के फॉर्म पर है, ये भी होगा 1 - cos²। 1 - cos² को हम कहते हैं दोस्त sin²। क्या कहते हैं, sin² थीटा। और यहाँ पे क्या है भैया, cot थीटा। लिख देते हैं cot थीटा को भी, इस तो नाराज हो जाएगा। अब तुम कहोगे cos बटा sin को तो कहते हैं cot, तो ये हो गया cot² थीटा, और नीचे में भी हो गया cot थीटा। अब ये cot थीटा स्क्वायर से कट जाएगा, आपका आ जाएगा cot थीटा। और cot थीटा है ना होता है tan का उल्टा, और tan का मान है 7/8, तो इसका मान हो जाएगा 8/7, है ना। tan का उल्टा होता है ना cot, 8/7, यानी कि ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का भी ये बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे की कहानी क्या कहता है दोस्त, इसको क्यों देखे बिना रह जाए हम, है ना। कहता है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, है ना, बेड का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। लो भैया वही क्वेश्चन जो पहले आया था, लाभ का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि लाभ का जो अंतर होता है ना, लाभ का अंतर इक्वल होता है दोस्त विक्रय मूल्य का अंतर के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉइंट हम अक्सर हाँ आपको बताते हैं, आप भूल जाते हैं, है ना। इसको आप याद रखोगे। ये कहता है कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। यानी कहने का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य जो है दोस्त, अभी अगर पहले अगर SP था तो अब है 2SP, है ना, इसका 2 गुना है। ठीक है भैया, पहले का विक्रय मूल्य और ये हो गया अब का। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है पहिलका विक्रय मूल्य का 2 गुना है। तो पहिलका विक्रय मूल्य अगर SP था तो अब वाला विक्रय मूल्य 2SP है। आगे बोलता है लाभ पहिलका लाभ का 11 गुना है, यानी पहिलका लाभ अगर P था तो अब जो लाभ है वो 11 गुना है, यानी 11P है। अब आप ही बताओ ना, अभी तो तुम सीखा है कि लाभ का अंतर जो होता है वो विक्रय मूल्य का अंतर होता है, अभी तुमने सीखा है ना। तब विक्रय मूल्य का अंतर अगर इसका भैया तुम अंतर निकालोगे तो 2SP - SP तो क्या हो जाएगा SP। ये हो गया विक्रय मूल्य का अंतर बराबर होगा लाभ का अंतर। लाभ का अंतर निकालोगे तो 11P - P हो जाएगा 10P, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर तुम कहोगे दोस्त SP अनुपात यानी विक्रय मूल्य अनुपात लाभ P, है ना, P को इधर लाए तो क्या होगा उल्टा का अनुपात, यानी 10/1 कहोगे, क्या कहेंगे जी। अब देखो तो विक्रय मूल्य अगर 10 है तो लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्त, कहोगे घटा दीजिए ना, कितना होगा, अनुपातिक 9 होगा, है ना। यानी क्रय मूल्य 9, लाभ 1, विक्रय मूल्य 10। अब इसकी मदद से तुमको निकालना है प्रतिशत लाभ। नहीं निकालोगे क्या, कहोगे जी लाभ हो रहा है 1 का, कितना है भैया, तो कह देंगे 9 में, अतः 100 में कितना होगा, वही तो मेरा प्रतिशत लाभ होगा 11/1/9%, जो ऑप्शन डी में है। क्या टिकआउट नहीं मार दोगे क्या, है ना। कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, अतः ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को नया नहीं है, क्वेश्चन तो है ना शुरू में से ही हम लोग इसको बताते आए हैं, आज तक बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नया क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। मैथ कोई करेंट अफेयर्स नहीं है ना। बहुत सारे विद्यार्थी लोग है ना जो अगला बोलते हैं, है ना, उसी को सुनकर बोलते हैं सर नया वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है। नया वैरायटी का क्या होता है, करेंट अफेयर्स है कि आज प्रधानमंत्री कोई और हैं तो फिर अगला साल एग्जाम होगा तो प्रधानमंत्री कोई और हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। मैथ में वो बिल्कुल फिक्स पैटर्न मैथ होता है, मैथ में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे कहता है यदि विशाल नाव से धारा प्रतिकूल 184 किलोमीटर की दूरी 48 घंटा में तय करता है और धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या है। ध्यान से समझना, धारा का विरुद्ध चाल को हम कहते हैं x - y और धारा का दिशा में चाल को कहते हैं x + y। जबकि x है नाव का चाल,
नाव का चाल को हम क्या मानते हैं दोस्त, x, और धारा के चाल को हम क्या कह देते हैं दोस्त, y। ये है क्या है, चाल है, ये बात को ध्यान देना, ठीक है ना। तो धारा का विरुद्ध, धारा का प्रतिकूल 184 किलोमीटर की दूरी वो 48 घंटा में तय करता है। यानी कि धारा का विरुद्ध चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय यानी 184 बटा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। अगर कटता है तो तुम काट सकते हो, आपकी मर्जी। फिर क्या होता है, धारा के अनुकूल यानी धारा का दिशा में, अगर धारा का दिशा में तुम चलोगे तो धारा का दिशा में चाल हो जाएगा x प्लस वाई, ये भी होगा दूरी बटा समय। तो दूरी तो वही तय कर रहा है 184, लेकिन समय ले रहा है 12 घंटा। तो दूरी बटा चाल, चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है 184 और समय लग रहा है धारा का दिशा में 12 घंटा, तो 184 बटा 12। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब 4 से ये कट रहा है भैया, 4 चौ 16, 6 चौ 24, बर चौ 48, कट रहा है, क्या कहोगे जी, बर चौ 48, 12 एकम 12, 4 से काट रहे थे ना, सॉरी, है ना, बर चौ 48, 4 से काट रहे हैं, 4 चौ 16, 6 चौ 24, ये आ रहा है। हमें कहा धारा की गति भैया हमको बता दो, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, धारा की गति यानी बाई का मान निकालना है, तो छोटका का मान निकालते हैं, तो घटा के आधा, है ना, घटा के आधा। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये है आपका 46 बटा 12। अब आगे नहीं काटे हैं, है ना, काट भी सकता था, आपकी मर्जी, लेकिन हम नहीं काटे, है ना। तो बाई का मान क्या होता है, घटा के आधा, x का मान क्या होता है, जोड़ के आधा। ये सब जानता है, अगर x प्लस बाई दिया हुआ, इसमें बाई दिया हुआ हो, तो बाई का मान घटा के आधा, तो बड़का में से छोटा घटाओगे, ई में से घटाओगे, तो कहोगे 184 में से 46 घटाओ, 14 में से 6 गया 8, और बच गया 17, 17 में से 4 गया 13, और है ना, बटा क्या हो जाएगा, 12 का क्या होगा दोस्त, आधा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, आधा। ये दोनों का अंतर का आधा होगा भाई, है ना। तो ई घटा भी करोगे तो 184 बटा ये 12 है, तो 12 तो एलसीएम हो जाएगा ना, देखो ना, है ना, 12 एलसीएम हो जाएगा, ई घटा भी हो जाएगा, 4 में 14 में से 6 गया 8, आई बच गया 17 में से 4 गया 13। आई बात समझ में। अब इसको काट कुट करोगे, मजे से उत्तर लाओगे, आपकी मर्जी जैसे लाओ, हम तो लाते हैं भैया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ये कट जाना है, ठीक है। यहाँ पे 6 दूनी 915, 3 से काट देते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। तब 3 से तो 4 तिया 12, 23 तिया 69, यानी 23 बटा 4, 23 बटा 4, 23 बटा 4 का मतलब होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 7 चौ 28, 5 चौ 20, 5.75, यानी ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। ऐसे इसको उड़ा दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 26 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 भी मेरे सामने आ जाता है, जो कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। कहता है भैया इसका मूल बता दो, है ना। मूल निकालने के लिए पहले ये दोनों को गुना करना होगा, तो हो जाएगा प्लस का 8, है ना, 4 दूनी 8, 8 का ऐसा दो फैक्टर करना होगा, जोड़ने पर बीच वाला यानी 6 आवे, तो कहोगे 4 और 2 ये होगा, जोड़ने पर यानी ये +2 होगा। अब इसका मूल कौन होगा भैया, सबको पता है मूल कौन होगा, तो पहले का मूल होगा, चिन्ह बदलो के -4, लेकिन बटा में, है ना, यहाँ पे डालना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक को यानी 4 को, और दूसरा मूल कौन होगा भैया, +2 है तो -2 अलग बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4 को डालना होगा। यानी आपका उत्तर आने वाला है -1 और -1/2, -1 और -1/2, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भैया 27 के बाद अगला क्वेश्चन यानी 28 को भी हम देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक्स, वाई और जेड क्रमशः 6, 59 और 41 के अनुपात में धनराशि का निवेश करता है, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतना रुपया का लाभ होता है तो वाई जेड का लाभांश में क्या हो। अब यहाँ पे बताओ, है ना, समय जब कांस्टेंट है तो अगर एक्स वाई जेड की बात करोगे, एक्स वाई जेड की बात करोगे, तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया है उसी अनुपात में लाभ भी लेगा, यानी 6:59:41 इसका लाभ की बात होगी, है ना। जिस अनुपात में निवेश किया उस अनुपात में इसको लाभांश भी बटना है। यदि वर्ष के अंत में कुल 31,80 रुपया का लाभ हुआ है तो वाई जेड का अंतर बताओ। आपसे पूछता है कि वाई जेड का भैया अंतर बताओ। सबसे पहले यहाँ पर देखो वैल्यू क्या दिया है, तो कुल कितना है 3180, यहां से कुल कितना आ रहा है, कहोगे 9 1 10 16 के 6 बाकी 1 5/10 106 आ रहा। मान किसका पूछता है, तो वाई जेड का अंतर,
YZ का अंतर निकालोगे, इसका अंतर निकालोगे तो 9 में से 1 गया भैया, क्या आ जाएगा 8, और 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, ये आएगा। यही मेरा उत्तर होगा। यानी इतना तो तय है कि जो भी उत्तर होगा उसके अंत में एगो जीरो जरूर होगा, क्योंकि ये जीरो 5 से ही जाएगा, 5 नीचे है नहीं, अतः ये जीरो जरूर होगा। जीरो हम देखें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सिर्फ उत्तर कौन हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। बस इसको इस ढंग से बना लो। अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, है ना, आपके पास समय है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें BC समानांतर AD है। चलो भैया पहले एक समलंब चतुर्भुज तो हम बना ले। ठीक है भैया, एक समलंब मैंने चतुर्भुज बना लिया। इसमें कहता है BC समानांतर AD, BC समानांतर AD, हम तो मैंने A समानांतर A बनाया, तो BC समानांतर AD ऐसे लिख देते हैं ना, ABC और D। अब देखो तो BC समानांतर AD हो गया ना, हाँ, AC बराबर CD, AC A वाला हो गया और CD A वाला, यानी A वाला जो है इसके बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। कहता है यहाँ पे यदि कोण ABC 69 डिग्री, तो ABC यानी A वाला है 69 डिग्री। आगे बोलता है BAC 23, BAC यानी A वाला एंगल क्या कर रहा है भैया, 23 डिग्री। तो ACD यानी A वाला कोण हमसे पूछ रहा है। एक बात हमको बताओ कि A वाला कोण और A वाला कोण का योग कितना होगा। सबको पता है दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे बताओ कि 180 में से भैया अगर ए दोनों को जोड़ के घटा देते हैं तो ए वाला निकल जाएगा ना, कहेंगे जी। चलो तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 7 दोनों 92, इसको घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 88 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा दोस्त, कहोगे 88 डिग्री होगा। 8 2 10 9 7, ठीक है। अब ये वाला निकल गया। अब एक चीज और बताओ कि ये समानांतर ये है, ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रहा है, तो ए वाला जो होगा एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 88 है भैया तो ये भी क्या हो जाएगा, 88 डिग्री होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं। अब एक चीज और बताओ हमको, यहाँ पे एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ कि ए वाला त्रिभुज में ए वाला त्रिभुज में अगर तुम गौर से देखते हो तो ई भुजा बराबर है ई भुजा, तो ई भुजा के सामने का कोण ई भुजा के सामने का कोण ई भुजा के सामने का कोण ई बराबर होगा क्या, कहेंगे जी। तो इस सामने ई भुजा के सामने का एंगल 88 है, तो ई भुजा के सामने का एंगल भी क्या होगा, 88 होगा। अब तो देखो तो इस त्रिभुज में तो ये निकाल लोगे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से ये दोनों को जोड़ के घटा दोगे निकल जाएगा, कहेंगे जी। तो ये हो जाएगा 8 8 16 के 100 बाकी 1 16 1 17, यानी आ जाएगा 4 डिग्री, 4 डिग्री, यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान सा मजेदार क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन को क्यों छोड़ा जाए, कहता है x - 1/x = 4, तो x³ - 1/x³ का मान बता दो। लो भैया इसका मान बता दो। आप सबको पता है क्यू का मान कैसे निकालते हो, जो माइनस का मान n दिया हुआ तो n का क्यू प्लस 3n होगा, है ना, क्योंकि माइनस निकालो तो प्लस, प्लस निकालो तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। n कितना दे रखा है, 4, 4 का क्यू हो जाएगा 64 - 4 3 12, है ना, सॉरी प्लस है तो कह दोगे 4 और 2 शेष 76, आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो बस इतना ही सा क्वेश्चन था, है ना, इस शिफ्ट में। हमें लगता है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।